निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विक और आप देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं विकास गौरव जी। विकास गौरव जी एक पॉलिटिकल एनालाइजर हैं और आज विकास गौरव जी हमें बताएंगे कि ईवीएम क्या चीज है और ईवीएम से क्या होता है, ईवीएम से जो वोटिंग हम करते हैं उसके बारे में हमारे विकास गौरव जी डिटेल्स में बताएंगे। विकास गौरव जी, आपका स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव पे। जी सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये मौका दिया और दूसरा एक ऐसे मुद्दे पे बोलने के लिए टॉपिक दिया जिसपे शायद इस वक्त विपक्ष और सत्ता में बैठे लोग सभी लोग इस क्वेश्चन को लेके किसी ना किसी पार्टीज को हाशिए पे खड़ा कर रहे हैं, कोई अपनी पार्टी पे ब्लेम लगा रहा है। तो मुझे लगता है ये एक डिस्कशन करने जो मैटर था। तो इसमें मैं चाहूंगा कि आप बीच में से अगर कोई आपका सवाल क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं और जो मुझे इसके बारे में लगा वो मैं अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बताएं जी। देखिए, मुझे इसके लिए 5 से 10 मिनट चाहिए पूरे, ताकि इस चीज को हम और बेहतर तरीके से आम जन तक पहुंचा सकें। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। जो कहता है कि हमें ईवीएम को लेके प्रॉब्लम है, तो मुझे ये लगता है, ये स्पष्ट है कि ईवीएम को लेके अगर कोई सवाल पैदा करता है तो इसका मतलब या तो वो अनपढ़ है या फिर उस बंदे को, उस व्यक्ति को पूरी जानकारी नहीं है। उसका कारण ये है कि ईवीएम को अगर पहली बार यूज किया गया था तो वो 1982 में नॉर्थ परवूर असेंबली केरला में थी, वहां पे यूज किया गया था और उसमें वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से उसने ईवीएम ने वोटिंग की थी वीवीपैट से भी बेटर वोटिंग का रिजल्ट आया था। तो ये 1982 की बात है। उस वक्त सत्ता में कांग्रेस सरकार थी, इंदिरा गांधी जी का राज था, राजीव गांधी जी भी थे और बहुत अच्छे सभी लीडर्स थे। ओपोजिशन में बीजेपी भाजपा के भी लोग थे। उसके बाद मेरे पास जो डाटा आता है गोवा में 1999 में पूरी तरह गोवा में जो इलेक्शन हुआ था वो कंप्लीटली फर्स्ट टाइम जो कंप्लीट पूरी स्टेट का इलेक्शन हुआ था वो 1999 में गोवा में हुआ और वो ईवीएम के जरिए हुआ। 2003 में ऑल जितने भी बाई इलेक्शन हुए वो सारे के सारे ईवीएम से हुए। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम हार जाते हैं, जब जीतते हैं तो अलग बात है, जब हार जाते हैं तो हम जो हार का ठीकरा है ना, वो जहां तो जैसे मान लीजिए राजस्थान में हार गई कांग्रेस की सरकार हारी, तो कांग्रेस के एक ओएसडी हैं जो अशोक गहलोत की सरकार में बड़े स्ट्रांग उनका रहा है, उनके साथ उस सत्ता में रहे हैं। उन्होंने शाम को 5 बजे ही अपने ट्वीट में और अपने फेसबुक पोस्ट में लिख दिया था कि अशोक गहलोत का ही सारा कसूर है। तो इसलिए मेरा ये मानना है, जब दो पहलवान, चाहे वो कितने बड़े बड़े पहलवान जो योद्धा रहे हैं, चाहे दामा पहलवान जी रहे हैं, दारा सिंह जी रहे हैं, कभी ना कभी जिंदगी में जब दो पहलवान अखाड़े में होते हैं तो किसी एक को तो हारना होता है। ये इसके लिए अपनी हार को स्वीकार करना चाहिए और उसको वेलकम करना चाहिए। अब मैं इस बात पे आऊंगा कि क्यों ईवीएम कैन नॉट बी हैक्ड। ये मेरा क्लियर स्पष्ट सवाल है उन कांग्रेस के लोगों को भी, किसी पार्टी के लोगों को जो ओपोजिशन में बैठे हैं, और प्रॉपर सारे का सारा जो इंडिया गठबंधन है उनको भी मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि ईवीएम मशीन कैन नॉट बी हैक्ड। एक सिंपल सवाल है सुशील जी, अगर ईवीएम हैक हो सकता है, अगर आपने, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, मैं अगर आपको एक अपनी अमानत देके जाता हूं, ये एक सिंपल कैलकुलेटर आपको पकड़ाता हूं, ये पकड़िए, मैं शाम को आपसे वापस ले लूंगा, और मैं वापस आके देखता हूं उस कैलकुलेटर को, जब मैं 2 और 2 लिखता हूं तो उसका जवाब 5 आ रहा है, तो मैं उसका ब्लेम किसको दूंगा? उसका ब्लेम मैं आपको क्लियर दूंगा कि आप ही इसके संरक्षण थे। तो अगर ये ऐसा होता तो उसके बाद वो कैलकुलेटर ना तो मेरे काम का है और ना वो कैलकुलेटर आपके काम का है। उस कैलकुलेटर को डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा, बेटर भी। और चाहे वो सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं, मुझे नहीं लगता, अगर भाजपा के लोग हैं, अगर ईवीएम हैक होती है तो फिर जहां पे कांग्रेस की सरकारें होती हैं तो फिर ईवीएम हैक होकर भाजपा का सफाया भी हो सकता है। तो ईवीएम कैन नॉट बी हैक्ड, दिस इज
totally my tagline. It cannot be hacked. Okay. Very good. Very As good. well as there is some serious issues with the attached with EVM. Okay. मुद्दा ये है ईवीएम हैक Yes. नहीं हो सकता, हाँ जी. पर ईवीएम को चलाने वाले हैक हो चुके हैं, ये सच्चाई है, Very good. इसको मानना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है? जितने भी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, पीसीएस अधिकारी थे जो स्टेट्स में हैं, जो पुलिस में हैं, संवैधानिक पदों पे बैठे हैं, जितना भी हमारा ब्यूरोक्रेसी है, 2010 तक जितनी भी ब्यूरोक्रेसी जो गांधीवादी विचारधारा की थी, वो लगभग 14, 15, 16 तक वो रिटायर हो गए। अच्छा। उसके बाद जब आपने देखा होगा कि शुरू में जब हम छोटे थे तो हमारे गांव में हर जगह पे शाखा लगती थी आरएसएस की, उसमें हमें बहाना ये बनाया जाता था कि उठो जल्दी, बच्चे जल्दी कसरत करेंगे, हेल्दी रहेंगे, और हमारे माँ बाप भी कहते थे कि हम जल्दी उठे, क्योंकि हमेशा से कहा गया कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। करते हुए मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं आरएसएस ने हर घर में काम किया। अब 90s में शुरुआत होती है स्ट्रांगली, उससे पहले भी चल रही थी। अब 90s में जो प्रोडक्ट शुरू हुए निकलने आने वो 2010 में, 12 में, 15 में बैच शुरू हो गए आईएएस आईपीएस के। अब ब्यूरोक्रेसी में 70-80% लोग वो हैं जो संघ की विचारधारा को तहरीर देते हैं, थोड़ी सी प्राथमिकता देते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बायस होके काम कर रहे हैं, पर वो थोड़ी सी उसकी जैसे गांधी विचारधारा थी वैसे अब उनकी सावरकर और उनकी संघ की विचारधारा को वो समर्पित है। अब हुआ ये है कि कहीं ना कहीं अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब ईवीएम की बात आती है तो ईवीएम तो मैंने क्लियर बोला कि ईवीएम कैन नॉट बी हैक्ड। ईवीएम को तोड़ मरोड़ के उसका ऑपरेशन करके देख लिया गया। कितनी राज्यों में कांग्रेस की सरकार रही है, हर जगह पे कोई इतने कांग्रेस वाले भी कोई इतने शरीफ नहीं है कि उन्होंने कांग्रेस इसको चेक ना किया हो। ईवीएम अगर हैक होती तो फिर तेलंगाना में हमारी सरकार कैसे बन जाती? अगर मैं कहता हूं कि आप सभी लोग कहते हैं कि ये कांग्रेस ही है, मैं ये कहना चाहता हूं ईवीएम हैक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती और नहीं हो सकती। ईवीएम के को चलाने वाले हैक कैसे हुए? ईवीएम की ट्रेनिंग के लिए 10 दिन पहले जब इलेक्शन कमिश्नर आता है तो डीएम जो है वो संघ विचारधारा के हैं, आगे एसडीएम आ जाता है और फिर नीचे तहसीलदार आ जाता है। जब इलेक्शन एजेंट लोग विधानसभा में, मैं अब आपको डाटे के साथ बताता हूं, डाटा मेरे पास है। बताइए। एक विधानसभा में अगर 100 पोलिंग बूथ हैं तो 100 एजेंट होंगे एक विधानसभा, एक कैंडिडेट जो विधानसभा का है उसके, और अगर टोटल 10 कैंडिडेट खड़े हैं तो 10 कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी एक एक मशीन की कि ये चेक कर लीजिए। अब मुद्दा ये हुआ कि ट्रेनिंग में हम शुरू में ट्रेनिंग में हम क्या करते, यहाँ पे क्या होता है कि ट्रेनिंग में एक आईएएस ऑफिसर वो धीरे से उनको बुलाकर सीधे तौर पर ये कह देते हैं कि आप ट्रेनिंग ले लीजिए, और वो ऐसे ईवीएम की मशीन में अगर आप देख रहे हो तो वहां पे वो मशीन में वोट डालते हैं। ये देखिए, एक कांग्रेस को, एक बीएसपी को, एक आम आदमी पार्टी को, ये 2 किसी को, ये 10 चले गए बीजेपी को, और वो इस तरीके से बोलते हैं ताकि व्यक्ति का ध्यान वहां ना जा सके। इस चीज को बड़ा मतलब संजीदगी से सुनने की और समझने की जरूरत है। अब इतना बोल के वो मशीन को कहते हैं अब इसकी कैलकुलेशन करो, हमने वोट डाले टोटल कितने जी? 200। कैलकुलेशन में कितने निकले जी? 200। अब जो गांव में एक पोलिंग बूथ वो ज्यादा से बहुत पढ़े लिखे भी हैं, और मोस्टली वो लोगों को लाया जाता है जो गांव के रहने वाले हैं और जो हर व्यक्ति को आइडेंटिफाई करते हो। इसमें क्या, यहाँ पे क्या किया गया, जैसे ही वो काउंटिंग होती है वोटिंग की, तो इतने में एक आईएएस अधिकारी, पीसीएस अधिकारी धीरे से कहता है, अरे आप किस विधानसभा से हैं? तो मान लीजिए किसी ने बोला कि मैं अशोक गहलोत जी की विधानसभा से हूं, फॉर एग्जाम्पल।
जी कहते जी अरे आप तो लो, फिर आप ऐसे लीजिए, चाय तो लीजिए, तो ऐसे उनको ऑफर कर दी जाती है, प्लीज चाय लीजिए या पानी लीजिए। जी। हाँ उसका जी हाँ जी। ध्यान चाय और पानी की तरफ चला गया, और ये जो मशीन में 200 वोट पड़े हुए हैं, इसको रीसेट मारना ही नहीं जायज समझा, भूल गए उसको, और उसमें ओहो। जाने जाने में 20 वोट रह गए, एक एक मशीन में 20 से ज्यादा वोट रह गए एक कैंडिडेट की वजह से, और 10 बार वो जी उसको चेक किया गया, और 10 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो 200 वोट जो है सीधे के सीधे भाजपा के खाते में ऐड ऑन हो गए। चलेगा। उसको रीसेट करने के वक्त जब चाय का कप लाया गया, तो हाँ जी। हमारे किसी भी कैंडिडेट, किसी भी पोलिंग एजेंट जो है, अगर उसको कोई आईएएस रीसेट। अधिकारी ऐसी चाय ऑफर करता है, तो सर उसके लिए सम्मान की बात हो जाती है। कोई भी हो, मैं भी होऊंगा तो उसका सही है। ध्यान वहां से हटा दिया, चाय पे ला दिया गया, जब पानी पे ला जी दिया जी गया। जी। अब उसको बोला कि देखिए 200 वोट डले हैं, 200 की गिनती आ गई है, यस। तो उसको कपड़े में लपेट के उसके ऊपर एक सील लगाई, लिफाफा बंद करके उसको बंद करके रख दिया, उनके सिग्नेचर करवा लिए। जी अब उसके बाद बारी आती है जो विधानसभा के जो कैंडिडेट हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको आकर वो सील दिखाई जाती है। जो हाँ जी। 100 मशीन्स हैं, 100 मशीन्स हैं, उनके अंदर 200 वोट भाजपा को पहले पड़े हुए हैं, जी तो जी वो जी। उनको सील दिखाई जाती है। ये सील देखिए, जब मान लीजिए मैं पोलिंग एजेंट हूं, और पोलिंग एजेंट ऑफ विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज जो विधानसभा में इलेक्शन लड़ रहा है, तो उसका जो हाँ जी। पोलिंग एजेंट होता है वो थोड़ा सा ट्रेंड होता है, तो वो जी। धीरे से ना ध्यान से उसको सील को उखेड़ कर देखता है कि कहीं सील में गड़बड़ तो नहीं। गड़बड़ अब तो वो नहीं है। अगर सील पैक है, तो आईएएस अधिकारी कहता है सर सील आप चेक करिए, मैं सील खोलकर आपको नहीं दिखाऊंगा। तो जी जी। उसका हमारे पास कोई समाधान इसलिए नहीं बचता क्योंकि सील तो खुल ही नहीं गई, और सिग्नेचर सभी इलेक्शन एजेंट के वहां पे दायर है। अब डाटा यहां से शुरू होता है कि एक विधानसभा में 100 पोलिंग बूथ थे, और हाँ जी। 10-10 कैंडिडेट्स को चेक किया गया, तो 200 जो वोट्स हैं वो भाजपा को एक मशीन के अंदर ही रह गए। और वेरी गुड। हमें मजबूरी में, अगर वो चाय भी पकड़ाते हैं, हम चाय भी पी लेते हैं, फिर भी हम कहते हैं हमें ये दिखा दो। कहते हैं आप सील चेक कर सकते हो, सील के अलावा तो हमारा राइट भी नहीं है चेक करने का, और मैं इसके साथ मैं सहमत भी हूं। पर द प्रॉब्लम इज उसके अंदर जो पहले से ही सब कुछ गायब हो चुका, हम उसमें क्या कर पाएंगे आगे। इससे आगे हम देखें, किसी विधानसभा में जब वोट डालने शुरू हो गए, सील लग गई, लोगों को लगता है नीचे स्तर पे कि कोई ईवीएम 10 ईवीएम किसी की गाड़ी से निकले तो 10 ईवीएम में कितने 500 वोट निकलाएंगे, 2000 वोट जी निकलाएंगे। मुद्दा जी जी। 2000 वोटों का नहीं है, मुद्दा ये चल रहा है 100 वोट मल्टीप्लाई 100 पोलिंग बूथ मल्टीप्लाई बाय 200 वोट, 20 वोट से काउंटिंग स्टार्ट होती है। जब विधानसभा का एक प्रत्याशी की वोटिंग काउंटिंग स्टार्ट होती है, इट इज जी। वेरी मच ट्रू। अब इसका आंकड़ा निकलता है, तो कोई भी लोग विधानसभा का अगर कोई विधायक बनता है भाजपा से, तो उसकी काउंटिंग स्टार्ट होती है 20,000 से। और ओहो। एक लोकसभा में अगर 10 विधानसभा हैं, जी तो जी 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 2 लाख वोटों से आप चेक करिए। इंडिया में अगर सन्नी देओल जीतता है तो 2,10,000 वोटों से जीतता है। कांग्रेस का कोई प्रत्याशी जीतता है तो वो सिर्फ 5,000 वोटों से जीतता है, क्योंकि 2 लाख जो वोट्स है वो तो ऑलरेडी हमने सिस्टम को हैक किया। ईवीएम कैन नॉट बी हैक्ड। तो हमें ये ओके। समझना पड़ेगा, पोलिंग बूथ में जितने पोलिंग एजेंट्स हैं उनकी ट्रेनिंग जरूरी है। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक चीज आपको मैं सुशील जी ये बताना चाहूंगा आपके जरिए भारत की आवाम को, कि कृपया जी अपने आप को आप ट्रेंड करें। उसका रीजन है, भाजपा ने एक टीम तैयार की है। पहले ये होता था कि पोलिंग एजेंट शुड बी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी और द सेम प्लेस और सेम विलेज। हाँ पर जी। अब क्या हुआ है, भाजपा ने एक टीम तैयार की है, उसमें जो पोलिंग एजेंट कैन बी फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम इंडिया, वो इंडियन ओके सिटीजन होना चाहिए, वो कहीं से भी हो। अब भाजपा ओके। के लोग जो हैं वो पोलिंग बूथ का काम करने जाते हैं, पोलिंग एजेंट का कहीं पे भी चले जाते हैं,
उनका काम ये देखना होता है कि यहाँ पे कहीं रीसेट तो नहीं किया गया इसको। अगर इसका रीसेट ही नहीं करोगे तो हम 20,000 वोट तो वहीं पे ही हार गए, फिर कैसे की जा सकती है। दूसरी बात, ये संविधान के साथ छेड़छाड़ थोड़ी सी ये भी हुई है कि जो भाजपा की टीम है, ट्रेंड उनके जो पोलिंग एजेंट है वही जाकर जगह जगह पे इलेक्शन करवाते हैं। और इस चीज को समझने की जरूरत है, जितनी भी पार्टियां हारी हैं, जितने कैंडिडेट हारे हैं, उनको ये समझने की जरूरत है आपको ईवीएम पे ब्लेम करने की बजाय अपने पोलिंग एजेंट्स को ट्रेंड करें आने वाले समय तक। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो क्रांति थी, राजीव गांधी को हम श्रेय देते हैं। मारुति कार का हनुमान जी मारुति नाम जो है वो राजीव गांधी जी ने रखा। मारुति लाने वाले संजय गांधी राजीव गांधी थे। इंदिरा गांधी जी के समय में 82 में इलेक्शन हुए, तब तो किसी को इतराज नहीं हुआ। तो मेरी सभी से गुजारिश है, ईवीएम को ब्लेम करने की बजाय जो ईवीएम सिस्टम जो हैक हो चुका है, जो ईवीएम को चलाने वाले लोग जो हैक हो चुके हैं, हमें उनके ऊपर काम करने की जरूरत है। और ये जरूरत है समझने की, इसके अलावा और कोई समाधान नहीं है। लोगों ने, जिस बंदे ने अपने आप को बहुत जल्दी ट्रेन किया है, सिर्फ वही लोग इस वक्त सत्ता में बैठे हैं। और बाकी लोग जो कई लोग हार चुके हैं, जो हारते हैं, तो वो अपने पोलिंग एजेंट्स के साथ बात करना भी जायज नहीं समझते। और पोलिंग एजेंट का जो है मोरल जो है, वो सिर्फ एक चाय का कप और पानी का गिलास आईएएस जब बुढ़ा देता है तो उसको रीसेट करने का मौका ही नहीं मिलता। यहाँ तक मैं ये कहना चाहता था। और सारे भारत में देखेंगे, कहीं पे भी अगर कोई सांसद जीतता है तो उसकी जो काउंटिंग है, इट स्टार्ट फ्रॉम 2 लाख वोट्स। इट इज माय चैलेंज, कहीं पे मुझे चेक कर लो। पर अगर कोई कहता है कि ईवीएम वोटिंग मशीन हैक हुई है, ईवीएम हैक हुई है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई मशीन खराब होती है तो इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट उसमें संज्ञान लेके उन मशीन्स को, थाउजेंड्स ऑफ मशीन्स हर साल डिस्ट्रॉय की जाती हैं, उनको वीडियोग्राफी करके डिस्ट्रॉय करके जला दिया जाता है। पर सर, ईवीएम को जला दिया जाता है, पर ईवीएम को जो हैक कर लिया जिसने, ईवीएम को हैक नहीं किया। ईवीएम चलाने वालों की जो मानसिकता है ना, उसको नहीं चलाया जा सकता। इसलिए बिवेयर, आप अपने आप को जितना जागरूक करेंगे, उतनी जल्दी हम सत्ता में बैठे उन लोगों को, मैं माननीय प्रधानमंत्री को बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं राहुल गांधी जी को बुरा नहीं कह रहा हूं, पर सत्ता में बैठे उन लोगों को जो संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उनको उखाड़ फेंकने में हम बहुत जल्दी सक्षम होंगे, अगर अपने पोलिंग एजेंट्स को ट्रेन करने में हम कामयाब होंगे तो। सो इट वाज माय ओपिनियन फॉर ईवीएम। सो ओवर टू यू। थैंक यू सुशील जी, ओवर टू यू जी। ये थे हमारे साथ विकास गौरव। ये जो एक पॉलिटिकल एनालाइजर भी हैं, ये बहुत अच्छा इन्होंने बताया है कि ईवीएम हैक नहीं होता है, बल्कि ईवीएम के साथ जो लोग जाते हैं, जो ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं, वो ट्रेनर जो जाते हैं वो हैक हो जाते हैं। और बात भी सही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कोई भी पार्टी हारती है, वो सीधे कहती है ईवीएम में गड़बड़ी हुई, ईवीएम में गड़बड़ी हुई। नहीं, आज जैसे विकास गौरव जी ने हमें बताया, और विकास गौरव जी एक पॉलिटिकल एनालाइजर हैं, और बहुत ही अच्छी तरह इन्होंने बताया कि ईवीएम नहीं हैक होता है, बल्कि ईवीएम के साथ जाने वाले लोग हैक हो जाते हैं। दिस इज वेरी गुड। और मैं तो ये चाहूंगा कि ईवीएम के साथ जाने वाले लोग जो हैक होते हैं, उनके ऊपर जो भी कैंडिडेट है जिनको आप लोग रखते हैं, उनके तरफ से काफी अच्छी तरह उनको ट्रेन किया जाए, ताकि आने वाले चुनाव में, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, कहीं पे भी कोई गड़बड़ी या कोई भी उंगली ईवीएम पे उठाने से पहले अपने आप पे उठा के देखे कि कहां गलती है और क्या कर। तो बहुत बढ़िया विकास जी ने बताया। ये थे विकास जी हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालाइजर। थैंक यू वेरी मच विकास जी। जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर। तो ये थे हमारे साथ विकास गौरव जी, जो बता रहे थे ईवीएम को कैसे हैक नहीं किया जा सकता है, बल्कि ईवीएम के साथ जाने वाले लोगों को हैक करते हैं। और बात भी सही है, जो भी पार्टी हारती है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो भी हारती है, हारने के बाद ज्यादातर ये देखा गया है कि ईवीएम पे ही ठीकरा फोड़ा जाता है। लेकिन ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने से पहले जो
उसके साथ ईवीएम के साथ जाते हैं लोग, जो ट्रेनिंग लेके जाते हैं, उनको बहुत समझना पड़ेगा कि हम सरकारें गिरा रहे हैं, सरकारें बना रहे हैं, ये उनके हाथ में नहीं है, बल्कि उनके विवेक जो काम करेगा उस पे। तो जो ईवीएम के साथ हो रहा है या ईवीएम के बारे में बताया गौरव जी ने, मुझे तो लगता है कि ईवीएम के साथ जो छेड़छाड़ कहते हैं लोग, वो बिल्कुल गलत है, बल्कि ईवीएम के साथ लोग जो जाते हैं वो करते हैं, उनकी मानसिकता को हैक कर लिया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं चुनाव में कभी कोई पार्टी ईवीएम पे उंगली उठाती है, कभी कोई पार्टी ईवीएम पे उंगली उठाती है। तो मेरा यही कहना है कि जितने भी लोग अपने कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करते हैं कि ये हमारा प्रतिनिधि है, ये हमारा जाएगा ईवीएम के साथ, तो कृपया उसको अच्छी तरह से ट्रेन किया जाए और अच्छी तरह से ट्रेन करने के बाद उनको ये भी बताया जाए कि ईवीएम हैक नहीं होता है, बल्कि आपकी मानसिकता को हैक कर लेते हैं लोग। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।